जम्मू कश्मीर के सियासी ग्राफ में लगातार जो हैं वो बदलाव आते जाते हैं। कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे होता है। इस बार जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो ये है कि जमात इस्लामी, जिसे लेकर सेंटर ने बैन किया हुआ था, इसके ऊपर यूएपीए का इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है, वो भी कह रही है कि वो चुनाव जो है वो लड़ना चाहती है। उसने केंद्र से ये भी गुजारिश की थी कि बैन हटा दिया जाए, लेकिन अभी बैन जो है वो हटाया नहीं गया। इनफैक्ट अभी पिछले हफ्ते ही ये जो बैन है, एक ट्राइब्यूनल ने उसे रैटिफाई कर दिया है। ये बैन जो है दरअसल यूएपीए के ऊपर 2019 में लगाया गया था। ये 28 फरवरी को ख़त्म हुआ था, लेकिन इसे दोबारा एक्सटेंड जो है वो 5 साल के लिए कर दिया गया था। तो अब ऐसे हालात में अब जो जमात इस्लामी है वो कह रही है कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि वो चाहते हैं कि वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा बने, वो भी चाहते हैं कि वो युवाओं के भविष्य का जो है वो हिस्सा बने। यही वजह है कि वो इस बार जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो दो मत हैं इस सारी की सारी बात को लेकर। एक जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो अलगाववादी विचारधारा से मुख्य धारा में लोग अगर जुड़ते हैं तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि अगर ये लोग जुड़ते हैं तो ये अपनी फितरत जो है वो नहीं बदलेंगे, इनकी फितरत जो है वो ही रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज नीता के रडार पर हम जमाते इस्लामी की हिस्ट्री की, उनके आगे की सोच की, उनकी क्या सोच रही है अभी तक, उनके ऊपर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं अलग अलग सरकारों द्वारा, इस सब के ऊपर चर्चा करेंगे। आज मैं फ़िलहाल अभी श्रीनगर लाल चौक में हूँ। यहाँ पर बोला जाता है कि कश्मीर में जो हालात हैं और मौसम जो हैं वो कभी भी बदल जाते हैं। सुबह जब मैं यहाँ पर आई थी तो अच्छी खासी धूप थी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बारिश हो रही है। तो हालात जो हैं वो बदलने में समय नहीं लगते हैं। लोग इसका एग्जाम्पल देते हैं और वो कहते हैं कि कहीं जमात को दोबारा से पॉलिटिकल एरिना से जोड़ने का जो एक कोशिश है दिल्ली की, वो कहीं उनके लिए गलत साबित ना हो जाए। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो जमात इस्लामी है उसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा से रहा है सोशल और रिलीजियस। दरअसल जब से वो बनी है 1940 के दशक से, उसने लोगों को अपने साथ जोड़ा है। बेशक से वो स्कूल्स के ज़रिए हो, हॉस्पिटल्स के ज़रिए हो, या फिर अलग अलग चीज़ों में, मतलब वो एजुकेशनल एरिना में गई है, मेडिकल एरिना में गई है, जहाँ से लोगों का जो जुड़ाव है वो रहता है। तो ऐसे में लोगों का, उनका जो काडर है, उनका जो बेस है, वो ग्रास रूट लेवल पर बहुत ज़्यादा है। बेशक से दिल्ली ने अभी कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स किए हों, चाहे पीपल कॉन्फ्रेंस के लिए किया हो या फिर अपनी पार्टी के लिए किया हो, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स दिल्ली के चले नहीं। ऐसे में जमात, जिसका एक ग्रास रूट स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या ये जो दिल्ली का जो एक शतरंज जो दिल्ली खेल रही है वो उनके लिए अच्छी बात होगी या गलत बात होगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमें यहाँ पर यह भी बताने की ज़रूरत है कि जमात इस्लामी ने 1987 के बाद से कभी भी चुनावों में हिस्सा नहीं लिया, और इनफैक्ट उनका ये कहना था कि जो ये है टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, और वो भारत की जो जमहूरियत है, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत है, उससे बिल्कुल अलग हो गए हैं और वो उससे डिसइल्यूजन हो गए हैं। और यही वजह है कि उन्होंने इनफैक्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करना जो है वो शुरू कर दिया था। ऐसे में उनके ऊपर बैन लगाए गए, बहुत सारी सख्त कार्रवाई की गई, उनकी फंडिंग जो है वो स्टॉप की गई, लेकिन अब वो दोबारा से वही शतरंज, वही मोहरा जो है वो खेल रहे हैं। और क्या दिल्ली जो है वो उस मोहरे को लेकर रिस्पॉन्ड करेगी कि नहीं करेगी, ये अपने आप में देखने वाली बात है। जब हमने इस बारे में चर्चा की सरकारी अफसरों से, सरकारी नौकरशाही से, उनके दो मत हैं। उनका ये कहना है कि जमात का जो पार्टिसिपेशन है, एक तरफ वो पाकिस्तान का एजेंडा और उनकी क्रेडिबिलिटी को डेंट करेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो पाकिस्तान सपोर्टर्स हैं वो जमात के हार्डकोर जो बेस के जो वर्कर्स हैं वही लोग हैं। दूसरी बात यह है कि क्योंकि जमात को पाकिस्तान की प्रॉक्सी माना जाता है, तो अगर वो इलेक्शंस में लड़ती है तो लोगों का जो एक विश्वास है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, वो भी जो है वो एक नेगेट होगा। तो ये एक साइन माना जा रहा है, एक संकेत माना जा रहा है कि लोग जो हैं वो इंडियन जमहूरियत, इंडियन डेमोक्रेसी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे।
लेकिन सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या जो जमात का जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो उनका एक ग्राउंड वर्कर्स हैं, वो इस बदलाव में उनका साथ देंगे या नहीं देंगे। बेशक से जो भारत सरकार के जो लोग हैं या फिर कहें उनकी जो नौकरशाही है, वो कुछ तक पहुंचने में कामयाब होंगे, उनका परिवर्तन वो करने में कामयाब होंगे। लेकिन क्या जमात ने अपनी फितरत टोटली बदल ली है क्या, या सिर्फ ये वो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोगों को पर्क्स, कुछ लोगों को प्रिविलेजेस और कुछ लोगों को जो है सहूलतें दी गई हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि कश्मीर में लोगों का, कुछ जो राजनीतिक पार्टीज हैं, उनका यही मानना है। यहाँ पे हम सबसे पहले ये भी बताएंगे कि जमात की जो हिस्ट्री रही है, दरअसल जमात ने अपना एक्टिविज़म जो है वो 1940 में स्टार्ट किया था। तब उन्हें एक स्टिफ रेजिस्टेंस जो है वो शेख अब्दुल्ला से झेलना पड़ा था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला का ये कहना था कि जो उनका एक पॉलिटिकल सोच थी वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। यही वजह है कि आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जमात की ऑपोजिट जो है वो मानी जाती है। कल हमने उमर अब्दुल्ला साहब को भी सुना था कि अच्छा होता कि जमात जो है वो अपनी पॉलिटिकल सिंबल पर लड़ती, लेकिन नहीं लड़ पा रही है। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जमात को सपोर्ट करने का जो एक प्लान है, दिल्ली का जो ये एक प्लान है, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ज़्यादा वोट जो है वो जो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है वहाँ पर वो ज़्यादा वोट नहीं ले पाए। ये एक जो सवाल है वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से जमात ने अपनी बार बार स्ट्रैटेजी जो है वो बदली है। जैसे कि मैं अब आपको बता चुकी हूँ कि 1940 और 1950 के दशक में उन्होंने सबसे पहले स्कूल्स के ज़रिए, मॉस्क के ज़रिए, हॉस्पिटल के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए जो है लोगों तक पहुँचने की कोशिश की थी। और तब जो था, जो जम्मू कश्मीर था, जो एक फ्यूडल स्टेट था, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने इसे चेंज किया था। उन्होंने लैंड टू द टिलर एक स्टेप है वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसके कारण कश्मीर घाटी में जब आप पुराने लोगों से यहाँ पर बात करो तो उनका ये कहना है कि जो शेख अब्दुल्ला का ये स्टेप था, उसी के कारण यहाँ पर जो एक मिडिल क्लास है, जो कश्मीर का एक मिडिल क्लास है, जो एक एफ्लुएंट मिडिल क्लास माना जाता है, वो पनपा था। धीरे धीरे इस मिडिल क्लास में जो क्लरिकल जॉब्स हैं, टीचर्स की जॉब्स हैं, वो करना शुरू की थी। लेकिन जमात ने तब से, उन्होंने पहले जब अपना जो एक स्कूल्स और मॉस्क से ज़रिए पहले अपना जो अपना आइडिया है उसे प्रोपोगेट किया, फिर उन्होंने इन लोगों के ज़रिए जो है अपना आइडिया जो है वो प्रोपोगेट करने की कोशिश की। जो सरकारी आंकड़े हैं वो अभी भी बोलते हैं कि 10 से 15% जो अभी भी सरकारी नौकरियों में लोग हैं, उनकी आइडियोलॉजी जमात से जो है वो जुड़ी हुई है। तो ये सब जो है वो बैकड्रॉप में जो है वो कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन अब जो सरकार है वो कह रही है कि यह एक अच्छी बात है। दूसरा जो एक पक्ष है वो है कश्मीरी पंडित्स का पक्ष। अगर हम उनसे बात करें तो उनका ये कहना है कि जब 1986 में बाबरी मस्जिद के जो ताले हैं खोले गए थे, तब जमात ने इसी कश्मीर में एक एंटी कश्मीरी पंडित सेंटिमेंट खड़ा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाई थी। इनफैक्ट उन्होंने इंस्टिगेट किया था, जो रॉयट्स हुए थे अनंतनाग में, वो जमात ने ही इंस्टिगेट किया था, ऐसा कश्मीरी पंडित्स का आरोप है। उनका ये भी कहना था कि कई सारे मंदिर और कई सारे उनके घर इस राइट में, इस जो ये बवाल हुआ था उसमें जलाए गए थे। तो अगर आप कश्मीरी पंडित से इस मसले के ऊपर बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि ये क्या दोबारा से एक ड्रेस रिहर्सल की जा रही है, जिस तरह से ये ड्रेस रिहर्सल 1986 में की गई थी, तब 1990 में किस तरह से यहाँ से कश्मीर में एक एथनिक क्लेंजिंग हुई थी, तो क्या ये दोबारा से यही एक ड्रेस रिहर्सल जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप पुलिस वालों से बात करो, जो पुराने पुलिस वाले हैं, उनका ये कहना है कि जो जमात इस्लामी है वो हमेशा से पुलिस फाइलों में एक पाकिस्तान की प्रॉक्सी के नाम पर दर्ज रही है और साथ में हमेशा जो एडवोकेट करती रही है, हमेशा जो है सपोर्ट करती रही है, अलगाववाद का सपोर्ट करती रही है। इनफैक्ट जमात ने अपना एक इंटेलेक्चुअल आर्म भी जो बनाया था, हिजबुल मुजाहिदीन ने, पाकिस्तान ने इसे लॉन्च किया था, तब भी दिल्ली ने
ने कुछ हद तक इसे सपोर्ट किया था। जमात ने हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो लॉन्च इसलिए किया गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को जो है उसकी जड़ें काटने के लिए HUM जो है वो बनाया गया था। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो पुलिस फाइलों में भी दर्ज हैं। जमात जो है वो फाइनेंसेस भी रेज करती रही है, आतंक के लिए फाइनेंसेस भी रेज करती रही है, इनफैक्ट स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी बनाती रही है। ऐसा पुलिस फाइलों में भी उनका जिक्र जो है वो किया गया है। यही नहीं, अगर हम बात करें कैलेंडर्स की, क्योंकि जब 2010 का दशक था दोस्तों, आपको याद होगा 2010 के दशक में कश्मीर ने जिस तरह का आतंक देखा था, हड़तालें देखी थी, स्टोन पेल्टिंग देखी थी, उसमें भी जमात ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इनफैक्ट 2008 में जो अमरनाथ लैंड डिस्प्यूट हुआ था उसमें भी लोगों को मोबिलाइज करने के लिए जमात ने एक अच्छी खासी भूमिका जो है वो निभाई थी। तो अब जो पुलिस वाले, जो पुराने पुलिस वाले हैं, जो ये सब मामले जो देख रहे थे, उनका ये कहना है कि क्या दोबारा से उनको सैंक्टिटी देने के लिए सेंटर उन्हें दोबारा से लीज दे रहा है, तो क्या जो हालात अभी जम्मू कश्मीर में जो हालात है पिछले 5 साल में एज़ कम्पेयर टू पहले बेहतर हुए, क्या ये दोबारा से रिग्रेसिव स्टेप नहीं होगा? ये जो है वो पुलिस वाले एक जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि जो जमात को लाने का एक और मंशा जो है वो पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि क्योंकि जो PDP है उसका एक स्ट्रॉन्ग गढ़ बताया जाता है साउथ कश्मीर में, तो जमात का भी उन्हीं इलाकों में साउथ कश्मीर के इलाके हैं, चाहे सोपोर हो, बारामुल्ला हो, बिजबेरा हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, शोपियाँ हो, तो यहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो क्या वो PDP के वोट काटने के लिए अपने नुमाइंदे जो है वो वहाँ पे खड़ा कर रही है? और साथ में ऐसा ही सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में हो रहा है। जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है AIP, जमात ने कहा है कि वो उसको भी सपोर्ट करेगी। तो क्या इन इलाकों में NC का वोट काटने के लिए इन्हें जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है? तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो कश्मीर में आम लोग जो हैं वो फ़िलहाल कर रहे हैं। और साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि क्या एक इलेक्टोरल जीत के लिए, यानी चुनावी जीत के लिए इस तरह की जो बिसात कश्मीर में फ़िलहाल बिछाई जा रही है वो क्या सही रहेगी या सही नहीं रहेगी? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि कश्मीर में मौसम और हालात बदलने में समय नहीं लगता, तो लोग हमेशा इसी बात का एग्जाम्पल जो हैं वो देते रहे हैं। और साथ में ये भी बोलते रहे हैं कि अगर आप इनको एक लेजिटिमेसी दोगे, क्योंकि अगर आप लेजिटिमेसी दोगे तो आप उनके एक ओपिनियन को भी लेजिटिमेसी दोगे जो इंटरनेशनल एरिना में भी मैटर करेगा। तो ऐसे में क्या ये एक सही स्टेप रहेगा भारत सरकार के लिए? इसके लिए भी दिल्ली और यहाँ के राजनीतिक दलों में काफ़ी अलग अलग राय है। इसे लेकर पॉलिटिकल लेवल पर आम कश्मीरी जो है वो कहता है, आप किसी से भी बात कर लीजिए, वो कहता है कि दिल्ली के पास कश्मीर के समस्या को लेकर कोई भी रोड मैप नहीं है, इसलिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कश्मीर इलाके में करता रहता है। अभी का जो ये एक्सपेरिमेंट है, कई लोगों का ये मानना है कि अगर आप पॉलिटिकल स्पेस ऐसे लोगों को दे रहे हो जिनकी विचारधारा अलगाववाद से जुड़ी हो, इसका मतलब है, इसका एक सीधा तुलना वो जोड़ रहे हैं कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबान को सत्ता जो है वो दे दी गई थी। क्योंकि यहाँ पर ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक रिलीजियस पार्टी है। रिलीजियस पार्टीज़ मोस्टली अपने आप को मुसीबत से बाहर लाने के लिए सत्ताधारी पार्टी से हमेशा उनका कंप्लाई ज़रूर कर लेती हैं, उनसे जो है समझौता ज़रूर कर लेती हैं, लेकिन वो अपनी फितरत नहीं बदलती हैं। ऐसा यहाँ के लोगों का भी जो है वो मानना है। तो हम अगले कुछ दिनों में यहाँ पे कश्मीर के अलग अलग मुद्दों को उठाते रहेंगे। क्या हश्र रहेगा जमात का सियासी जो एक एरिना में आने का, इसके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आज फ़िलहाल नीता के रडार पर इतना ही। नमस्कार।